हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोजाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीजें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है। पहले हम लोग पढ़ेंगे, हम महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी एक कहानी देखेंगे, बापू की पाती में। उसके बाद अपनी साफ सफाई से जुड़ी जानकारी लेंगे और देखेंगे हाथ धोने का सही तरीका। उसके बाद हम प्राथमिक उपचार के बारे में समझेंगे और फिर देखेंगे कि छोटे मोटे खरोंच लगने पर कैसे प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। और अंत में देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मजेदार कार्यक्रम। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई, और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी, और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मंझला भाई करसन दास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता।
मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। अब हम देखते हैं हाथ धोने का सही तरीका। हाथ धोने से पहले हाथों में अगर घड़ी, अंगूठी या चूड़ियां पहनी हो तो उन्हें उतार दीजिए। नल खोलकर दोनों हाथों को कोहनियों तक गीले कर लीजिए। साबुन हाथों में लेकर उसका बहुत सारा झाग होने तक उसे मलिए। झाग को पूरे हाथों में अच्छी तरह से मलिए। उंगलियों के बीच के स्थान पर साबुन लगाकर इस तरह से रगड़ लें। अब दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह एक दूसरे में फंसाकर रगड़िए। नाखूनों को इस प्रकार मलकर साफ कीजिए। अंगूठों को इस प्रकार से गोल घुमाकर मलिए। हथेली को उंगलियों से इस तरह रगड़ लीजिए। अब पानी से हाथ धोकर साफ कीजिए। नल को बंद करने के लिए धुले हाथों का प्रयोग ना करें, बल्कि उसी कोहनियों की सहायता से बंद करें। अब साफ नैपकिन से हाथों को पोंछकर सुखा दीजिए। अब हम देखते हैं हाथ धोने का दूसरा तरीका। यदि किसी जगह नल का पानी उपलब्ध ना हो तो हाथ धोने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए। हाथों को कोहनियों तक भिगो लीजिए। साबुन को पूरे हाथों में लगाकर टिकिया धोकर रख दीजिए। झाग को पूरे हाथों में अच्छी तरह से मलिए। उंगलियों के बीच वाले स्थान को इस प्रकार रगड़ लीजिए। अब दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह एक दूसरे में फंसाकर रगड़िए। नाखूनों को इस प्रकार से साफ करें। अंगूठों को इस प्रकार से गोल घुमाकर मलिए। अब हाथों पर पानी डलवाकर उन्हें धो दीजिए। फिर साफ तौलिए से हाथों को पोंछकर सुखा दीजिए। डॉक्टरों का कहना है कि इन्फेक्शन ज्यादातर हाथ ठीक से ना धोने की वजह से ही फैलते हैं। ढंग से हाथ धोने से इन्फेक्शन होने से हम बच सकते हैं। इसीलिए हाथ धोने की गतिविधि की सारी खूबियाँ याद रखना बहुत जरूरी है। आप सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए।
फर्स्ट एड बॉक्स। घायल होने या अचानक बीमार पड़ने पर आपातकालीन उपचार करना पड़ता है। डॉक्टरी इलाज से पहले किए जाने वाले इस उपचार को प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक सभी चीजें एक जगह पर मौजूद होती हैं। इस बक्से के ऊपर एक धन या क्रॉस का निशान बना होता है। इन चीजों को हम 3 समूहों में बांट सकते हैं। एंटीसेप्टिक यानी रोगाणुरोधक पदार्थ, ये क्रीम, पाउडर या द्रव के रूप में होते हैं। इनका इस्तेमाल जख्म साफ करने के लिए किया जाता है। अलग अलग प्रकार की पट्टियां, गॉज रोल, एडहेसिव टेप, क्रेप बैंडेज, इन्हें जख्म पर चिपकाने या उस पर बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सहायक औजार, दस्ताने यानी ग्लव्स, कैंची यानी सिजर, चिमटी यानी फोर्सेप। चलो देखते हैं कि घरों और स्कूलों के फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसकी बोतल पर H2O2 लिखा होता है, जो इसका रासायनिक नाम है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेटॉल, ये एक एंटीसेप्टिक द्रव है। डेटॉल का उपयोग घावों में संक्रमण या इन्फेक्शन रोकने के लिए किया जाता है। आयोडीन टिंक्चर या टिंक्चर ऑफ आयोडीन, यह भी एक एंटीसेप्टिक द्रव है। यह डेटॉल की जगह इस्तेमाल किया जाता है। पोविडोन आयोडीन पाउडर, यह भी एक एंटीसेप्टिक है मगर यह पाउडर होता है। यह छोटी मोटी खरोंचों और कटे के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। पोविडोन आयोडीन मरहम, ये एक एंटीसेप्टिक है। इसे सीधे घाव पर लगाया जाता है और फिर गॉज पीस से ढककर मरहम पट्टी कर दी जाती है। बर्नॉल, बर्नॉल एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल यानी जीवाणुरोधक है और यह पेस्ट या मरहम के रूप में आता है। यह छोटे मोटे जलने, छिलने और कटने के उपचार में काम आता है। क्रेप बैंडेज, ये कपड़े की लंबी पट्टी का बंडल होता है। एड़ी या कलाई में मोच आने पर इसे सूजन कम करने के लिए बांधा जाता है। कसकर बांधने से यह रक्त प्रवाह को भी प्रभावित करती है, इसलिए इसे बहुत सावधानी से बांधा जाता है। गॉज रोल, जख्म को ढकने के लिए या मरहम पट्टी को खिसकने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे पतली या छोटी पट्टियों में काटा जाता है और उनके अंदर एंटीसेप्टिक लगाकर जख्म पर मरहम पट्टी की जाती है। एडहेसिव टेप, एडहेसिव टेप एक प्रकार की चिपकने वाली पट्टी होती है। इसका इस्तेमाल जख्म को मरहम पट्टी करते वक्त किया जाता है। यह किस सामग्री से बना है और इसका क्या इस्तेमाल होना है, इसके अनुसार अलग अलग तरह के एडहेसिव टेप आते हैं। कॉटन रोल, जख्म पर मरहम पट्टी करने में कॉटन यानी रुई बहुत ज़रूरी होती है। कॉटन के गोले पर थोड़ा सा एंटीसेप्टिक लगाकर उसे जख्म पर रख दिया जाता है। कॉटन द्रवों को सोख लेती है। यह खून या स्राव पोंछने के काम भी आती है। बैंडेड, बैंडेड एक प्रकार की चिपकने वाली पट्टी होती है जो छोटे मोटे घावों के उपचार में इस्तेमाल की जाती है। इस पट्टी का मध्य भाग रोगाणुरोधक सामग्री से बना होता है। मध्य भाग के दोनों ओर की पट्टी इसे शरीर पर चिपकाने के काम आती है। कैंची, गॉज रोल एडहेसिव टेप को काटने के लिए। फोर्सेप, जख्म से चिपकी हुई लकड़ी के कण या नुकीले टुकड़े निकालने के लिए। और गेज व कॉटन को पकड़ने के लिए फोर्सेप का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लव्स, दूसरों को फर्स्ट एड देते वक्त संक्रमण से खुद का बचाव करना बहुत जरूरी है, इसलिए ग्लव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। चलो देखते हैं कि इन सभी को फर्स्ट एड बॉक्स में व्यवस्थित तरीके से कैसे रखते हैं। क्रेप बैंडेज, डेटॉल, आयोडीन टिंक्चर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बर्नॉल, पोविडोन आयोडीन मरहम, एडहेसिव टेप, बैंडेड, कॉटन रोल, गेज रोल, पोविडोन आयोडीन पाउडर, माइक्रोपोर एडहेसिव टेप, कैंची,
यानी सिजर, फोर्सेप, ग्लव्स। तो अब हम अपने फर्स्ट एड बॉक्स के साथ बिल्कुल तैयार हैं। ध्यान रहे कि फर्स्ट एड बॉक्स की सभी चीजें आप इस्तेमाल करें या ना करें, एक निश्चित समय के बाद उन्हें बदलना जरूरी है। क्या आप पता कर सकते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए? पेड़ पर चढ़ते समय या फिर खेत में किसी टहनी से या घिसटने से आपको भी कभी न कभी खरोंच जरूर आई होगी। खरोंच को इंग्लिश में एब्रेजन कहते हैं। खरोंच आने पर ज्यादा खून नहीं निकलता, लेकिन खून की कुछ बूंदें दिख सकती हैं। देखने में ये घाव बड़ा मामूली है, लेकिन लापरवाही करो तो इसमें संक्रमण मतलब इन्फेक्शन हो सकता है और बात बिगड़ सकती है। तो खरोंच आने पर प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? अगर भीड़ जमा है तो उसे हटाएं। जिस व्यक्ति को खरोंच आई है उसे जरा स्थिर और शांत करें। कहां-कहां खरोंच आई है इसका निरीक्षण करें। जख्म गहरा तो नहीं है, इसकी भी जांच कर लें। आगे कुछ भी करने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह धोकर साफ करें। कई बार खरोंच में मिट्टी या तिनके चिपक जाते हैं, इसलिए खरोंच वाले भाग को भी अच्छी तरह खुले पानी से धोकर साफ करें। सूखा साफ कपड़ा लेकर हल्के हाथ से खरोंच के ऊपर का पानी सोख लें। उस पर डेटॉल या सैवलॉन लगाएं और खरोंच को खुला छोड़ दें। पानी से साफ करने के बाद अगर खून की बूंदें दिखती हैं, तो साफ कपड़ा रखकर हाथ से हल्का दबाव दें। उसके बाद इसे खुला छोड़ दें। आसपास के डॉक्टर या परिवार के किसी बड़े व्यक्ति को दिखाएं और सलाह लें कि उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम या बैंड एड लगाने की जरूरत है या नहीं। एंटीसेप्टिक क्रीम के विषय में और जानने के लिए आप देख सकते हैं वीडियो फर्स्ट एड बॉक्स। कोई भी एंटीसेप्टिक लगाने से पहले उस पर एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। याद रहे कि हर दवा और क्रीम के ऊपर एक तारीख लिखी होती है जो बताती है कि वो दवा कब तक काम कर सकती है। खरोंच की जगह अगर सूजन आने लगे या लाली दिखने लगे तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अब जान लें कि क्या नहीं करना चाहिए। आप जानते ही हैं कि भारत में हल्दी का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। हल्दी में अनेक एंटीसेप्टिक गुणधर्म हैं, लेकिन हल्दी में मिलावट हो सकती है। वैसे भी मसालेदानी में रखी हल्दी में दूसरे मसाले भी मिले हो सकते हैं। इससे नुकसान और कष्ट हो सकता है, इसलिए हल्दी का प्रयोग ना करें। याद रखें, प्राथमिक उपचार सिर्फ तत्काल राहत के लिए है। इसके बाद डॉक्टर से जांच जरूरी है। तो चलिए एक बार और देखते हैं कि खरोंच लगने पर क्या करना चाहिए। जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसे शांत करें और एक जगह स्थिर करें। घाव का ठीक से निरीक्षण करें। अपने हाथ साफ पानी से धो लें। खरोंच को साफ पानी से अच्छी तरह धो दें ताकि ऊपर लगी मिट्टी या कोई भी कण हट जाए। अगर खून की बूंदें हैं तो साफ कपड़े से थोड़ी देर हल्का सा दबाव दें और फिर खरोंच को खुला छोड़ दें।
खरोच पर सही सलाह से एंटीसेप्टिक क्रीम या ऑइंटमेंट लगाएं। सूजन या लाली दिखे तो तुरंत दवा खाने जाएं। अब आपके लिए 2 काम। पकड़ा पकड़ी खेलते समय आपके दोस्त के घुटने पर खरोंच आई तो आप क्या करेंगे? इस बारे में अपने साथियों के साथ चर्चा करें, रोल प्ले करें और वीडियो बनाएं और हमें भेजें। अभी जाता हूँ। बैंड-एड तो आपने देखी या इस्तेमाल की होगी, लेकिन वो काम कैसे करती है, इसकी जानकारी प्राप्त करें और शेयर करें। प्राथमिक उपचार सीखें, सावधान रहें, तैयार रहें। Telekovic ka na rin. Diyan na. आज के जू शो में हम लोग सबसे पहले भालू के बारे में रोचक जानकारियां प्राप्त करेंगे। उसके बाद मिलेंगे कुछ जानवरों के बच्चों से और सबसे अंत में हमारे साथ होगी हॉग डियर यानी पाढ़ा हिरन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जू शो। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जिस स्तनधारी प्राणी के बारे में बात करेंगे वो झुंड की बजाय अकेला रहना पसंद करते हैं। आज हम चलेंगे भालू के इनक्लोजर के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में हिमालयन भालू और स्लॉथ बियर प्रजाति के भालू हैं। इनके लिए 2 अलग अलग इनक्लोजर बनाए गए हैं। हिमालयन भालू भारत में हिमालयी क्षेत्र, तिब्बत, नेपाल, चीन और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। नर हिमालयन भालू का वजन मादा हिमालयन भालू की अपेक्षा में अधिक होती है। नर हिमालयन भालू का वजन
100 से 210 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा हिमालयन भालू का वजन 50 से 125 किलोग्राम तक होता है। IUCN द्वारा इसे विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। हिमालयन भालू की औसत उम्र 24 वर्ष की होती है और इनका गर्भकाल 210 से 215 दिनों का होता है। ये एक बार में 2 से 3 बच्चे को जन्म देती है। इन्हें घने जंगलों में अकेला रहना पसंद है। हिमालयन भालू दूसरे भालू की तरह ही सर्वहारी होते हैं। ये पेड़ों की पत्तियां, फल, कीट पतंगे और छोटे जीव खा लेते हैं। कभी कभी यह भेड़ और बकरियों का शिकार भी कर लेते हैं। भालू की दुनिया में यह मध्यम आकार के भालू हैं। ये भालू खतरनाक होते हैं। डराए या चौंक जाने पर ये किसी पर भी हमला कर देते हैं। हिमालयन भालू बड़ी आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। इसके अलावा इनकी पानी में तैरने की भी अच्छी क्षमता होती है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं और इनकी एक्टिविटी काफ़ी नोटिसिएबल होती है। काफ़ी ये इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ। और अगर स्लॉथ बियर की तुलना में इनके फीचर्स की तुलना की जाए तो स्लॉथ बियर की तुलना में इनका बाल छोटा होता है, इनका थूथन कुछ लंबा होता है और इनका एक फिक्स पीरियड है जो ब्रीडिंग सीजन होता है। ये नवंबर से लेकर के फरवरी तक पाया जाता है। 3 महीने में लगभग ये बच्चे को डिलीवर करती हैं। लास्ट ईयर भी एक बच्चे का जन्म हुआ है पटना जू में, जो काफ़ी हेल्दी है। ये स्लॉथ बियर के बच्चे का जन्म हुआ था। जो हिमालयन बियर हैं जो पटना जू में, ये लास्ट ईयर इसको आसाम से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाया गया है और ये 2 हिमालयन बियर अभी पटना जू में अवस्थित हैं। और इनके इनरिचमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे जू में जो इनक्लोजर में है अलग अलग व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके इनक्लोजर में पानी की व्यवस्था की गई है और ये काफ़ी प्लेफुल होते हैं पानी में। गर्मियों में इसमें खेलना इन्हें काफ़ी पसंद है। इसके अलावा इनके एक्टिविटी के लिए, इनरिचमेंट के लिए इसमें अलग अलग तरह के स्विंग्स लगाए गए हैं जिस पे इन्हें उछल कूद करते रहना काफ़ी पसंद है। अब बात स्लॉथ बियर की। मुख्य रूप से भारत और दक्षिण एशिया के देशों में पाए जाने वाला स्लॉथ बियर IUCN में संकटग्रस्त प्राणियों की सूची में शामिल है। नर स्लॉथ बियर का औसत वजन 80 से 140 किलोग्राम का होता है, जबकि मादा का वजन 55 से 95 किलोग्राम का होता है और ये 150 से 170 सेंटीमीटर लंबा होते हैं। स्लॉथ बियर 3 से 4 वर्ष की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनका गर्भकाल 210 दिनों का होता है और यह एक बार में 2 से 3 बच्चे को जन्म देते हैं। इन्हें एकांत में रहना पसंद है। एक स्वस्थ स्लॉथ बियर 40 वर्षों तक जीवित रहते हैं। ये भी दूसरे भालू की तरह ही सर्वहारी होते हैं। इनका मुख्य भोजन कीट पतंगे, पक्षियों के अंडे, शहद और सड़ा हुआ मांस है। फल खाने के लिए यह पेड़ों पर काफी ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में स्लॉथ बियर जो है 6 की संख्या में है, जिसमें 4 नर और 2 मादा पाए जाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में भालू केज के में काफ़ी रखरखाव में काफ़ी प्रयास किया जाता है ताकि ये हमेशा अच्छे वातावरण में रहें और एक प्राकृतिक वास इनको मिलता रहे। खास करके विशेष करके गर्मियों में ध्यान रखा जाता है कि इनकी पानी की सुविधा हो जहाँ पे ये स्नान करें और ठंडा रह सकें। भोजन इत्यादि में भी काफ़ी व्यवस्था की जाती है इनके लिए। दूध, रोटी, करीब करीब सभी तरह के मौसमी फल जो हैं इनको दिए जाते हैं और ऋतु के हिसाब से इनका भोजन में परिवर्तन भी होता रहता है। विशेष करके जाड़े में हम लोग इनको अंडा भी प्रदान किया जाता है, शहद दिया जाता है, च्यवनप्राश दिया जाता है और ये सभी तरह के कंदमूल भी खाना पसंद करते हैं। और ये स्लॉथ बियर का एक खासियत होती है जो हिमालयन बियर से जिसको इसको अलग करता है। स्लॉथ बियर जो हैं इनके थूथन काफ़ी लंबे होते हैं और एक छाती पे वी शेप का सफ़ेद रंग का एक आकार होता है
और ये प्रायः जो है भालू जो है डांसिंग नेचर के होते हैं। ये अपने पिछले पैर पे खड़े हो जाते हैं और मुंह से जो है बराबर एक सफ़ेद सलाइवा निकलता रहता है, झाग जैसा निकलता है, जो इनकी आत्मरक्षा करने में मदद करता है। प्रायः जंगलों में ये सलाइवा फेंक के ही अपनी आप को जान बचाते हैं और ये काफ़ी विलुप्त प्राय है। IUCN में इनका लगभग वल्नरेबल है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 के प्राणी हैं। चिड़ियाघर में लोगों और बच्चों को ये भालू खूब भाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम हॉक डियर यानी पाढ़ा हिरन और बार्किंग डियर यानी काकर हिरन के पास चलेंगे। पाढ़ा, जिसे अंग्रेजी में हॉक डियर कहते हैं, ये एक छोटा सा हिरन है जिसका आवासीय क्षेत्र पाकिस्तान से लेकर उत्तरी भारत और मुख्य भूभागीय दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला है। पाढ़ा हिरन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की संकटग्रस्त प्राणियों की सूची में शामिल है। इसकी औसत आयु 15 से 20 वर्ष तक होती है और इसका वजन 35 से 45 किलोग्राम तक होता है। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। नर पाढ़ा हिरन की ऊंचाई 65 से 75 सेंटीमीटर और मादा पाढ़ा हिरन की ऊंचाई 60 से 65 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इनकी लंबाई 105 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। इनका अगला पैर पिछले पैर से ज्यादा छोटा होता है। ये ज्यादातर समूह के बजाय एकांत में रहना पसंद करते हैं और इनके समूह में अधिक से अधिक 2 से 5 पाढ़ा हिरणों की संख्या होती है। हॉक डियर पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। ये केवल वनस्पति खाते हैं। इनके आहार में घास, हरी पत्ती, फल फूल और गिरे हुए पत्ती शामिल है। इनका गर्भकाल 210 से 240 दिनों का होता है। नर पाढ़ा हिरन के ऊपर सींग होता है। जब हम इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें चीतल से ही मिलते जुलते जो इनके स्किन का कोट होता है वो पाया जाता है। इस पे भी स्पॉट्स होते हैं, लेकिन ये उतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं जितने कि चीतल में पाया जाता है। इनका हाइट भी चीतल से कम होता है। जो मेल होते हैं उनमें एंटलर्स पाया जाता है, फीमेल में नहीं होता है, जिसे ये एनुअली शेड कर देते हैं। 3 साल में जो फीमेल होती हैं वो एडल्ट हो जाती हैं और गर्भ धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये मेनली ये हर्बीवोर हैं और घास, कंदमूल और पत्तियाँ इत्यादि खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनको शेड्यूल 3 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। पटना जू में इनकी संख्या लगभग 40 के आसपास है और इनके लिए काफ़ी नेचुरलिस्टिक इनक्लोजर है जिसमें बड़े बड़े वृक्षों को देखा जा सकता है। बार्किंग डियर यानी काकर हिरन अन्य हिरणों की तरह ही स्तनधारी जानवर है। यह अपनी सुंदर आंखें और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। ये बहुत ही चंचल होता है, जिसके कारण लोग इसे बेहद पसंद करते हैं। ये संभवतः सभी प्रजातियों के हिरणों में सबसे पुराना है। इसे धरती पर 150 से 350 लाख वर्ष पूर्व देखा गया। इसके जीवाश्म फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में पाए गए हैं।
इसका वैज्ञानिक नाम मुंटियाकस मुंटजाक है। आज इसकी जीवित प्रजाति दक्षिण एशिया के मूल निवासी हैं और ये भारत से लेकर श्रीलंका, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडो चाइना, पूर्वी हिमालय और म्यांमार में पाए जाते हैं। नर काकर हिरण का वजन मादा काकर हिरण से थोड़ा ज्यादा होता है। नर काकर हिरण का वजन 14 से 28 किलोग्राम होता है। इसका औसतन जीवन काल 18 से 25 वर्ष का होता है। इसके बाल छोटे और मुलायम होते हैं। बालों का रंग भूरा या स्लेटी होता है और कभी-कभी उनमें सफेदी भी झलकती है। खतरे का आभास होने पर यह जो ध्वनि निकालता है वह भौंकने के समान होता है। इसीलिए इसको अंग्रेजी में बार्किंग डियर भी कहते हैं। यह अपने आकार के विपरीत काफी उग्र हो सकते हैं। बार्किंग डियर का गर्भकाल 160 से 170 दिनों का होता है और ये एक बार में 1 या 2 बच्चे को जन्म देते हैं। ये घास, हरी पत्ती, फल फूल खाना पसंद करते हैं। बार्किंग डियर जो हैं इसे हिंदी में कोटरा भी कहा जाता है। ये संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। इनका रंग जो होता है गहरे भूरे रंग का होता है और इनका स्वभाव होता है कि ये काफ़ी हर्ड में भी रहते हैं, कभी अकेले भी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सुबह और शाम में कॉल बहुत अजीब तरह का आवाज़ निकालते हैं जो और हिरणों की प्रजाति से इन्हें भिन्न करता है। एक मुख्य बात होती है बार्किंग डियर में एक नर जो होते हैं उनके अपर कैनाइन जो ऊपर वाले जो दांत होते हैं वो बाहर निकले हुए रहते हैं और मादा में ये नहीं पाया जाता है। बार्किंग डियर के जो सींग होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और बार्किंग डियर के सर पर एक भी शेप का आकार बना हुआ रहता है जो और हिरणों की प्रजाति से इसे बिल्कुल अलग करता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके रख रखाव में हम लोग इनको घास, पत्ते, अनाज इत्यादि देते हैं। ये फल भी खाते हैं। घास, पत्ते, अनाज प्रमुख रूप से इन्हें दिया जाता है। यहाँ मल्टीग्रेन्स भी मिक्सचर भी हम लोग बना करके देते हैं। गर्मियों में इनके लिए पानी की सुविधा भी की गई है ताकि ये गर्मी महसूस ना कर सकें। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम हॉग डियर यानी पाढ़ा हिरण और बार्किंग डियर यानी काकर हिरण के पास चलेंगे। पाढ़ा, जिसे अंग्रेजी में हॉग डियर कहते हैं, ये एक छोटा सा हिरण है जिसका आवासीय क्षेत्र पाकिस्तान से लेकर उत्तरी भारत और मुख्य भूभागीय दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला है। पाढ़ा हिरण अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की संकटग्रस्त प्राणियों की सूची में शामिल है। इसकी औसत आयु 15 से 20 वर्ष तक होती है और इसका वजन 35 से 45 किलोग्राम तक होता है। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। नर पाढ़ा हिरण की ऊंचाई 65 से 75 सेंटीमीटर और मादा पाढ़ा हिरण की ऊंचाई 60 से 65 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इनकी लंबाई 105 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। इनका अगला पैर पिछले पैर से ज्यादा छोटा होता है। ये ज्यादातर समूह के बजाय एकांत में रहना पसंद करते हैं और इनके समूह में अधिक से अधिक 2 से 5 पाढ़ा हिरणों की संख्या होती है।
हॉग डियर पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। ये केवल वनस्पति खाते हैं। इनके आहार में घास, हरी पत्ती, फल फूल और गिरे हुए पत्ती शामिल है। इनका गर्भकाल 210 से 240 दिनों का होता है। नर पाढ़ा हिरन के ऊपर सींग होता है। जब हम इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें चीतल से ही मिलते जुलते जो इनके स्किन का कोट होता है वो पाया जाता है। इस पे भी स्पॉट्स होते हैं, लेकिन ये उतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं जितने कि चीतल में पाया जाता है। इनका हाइट भी चीतल से कम होता है। जो मेल होते हैं उनमें एंटलर्स पाया जाता है, फीमेल में नहीं होता है, जिसे ये एनुअली शेड कर देते हैं। 3 साल में जो फीमेल होती हैं वो एडल्ट हो जाती हैं और गर्भ धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये मेनली ये हर्बीवोर हैं और घास, कंदमूल और पत्तियाँ इत्यादि खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनको शेड्यूल 3 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। पटना जू में इनकी संख्या लगभग 40 के आसपास है और इनके लिए काफ़ी नेचुरलिस्टिक इनक्लोजर है जिसमें बड़े बड़े वृक्षों को देखा जा सकता है। बार्किंग डियर यानी काकर हिरण अन्य हिरणों की तरह ही स्तनधारी जानवर है। यह अपनी सुंदर आंखें और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। ये बहुत ही चंचल होता है, जिसके कारण लोग इसे बेहद पसंद करते हैं। ये संभवतः सभी प्रजातियों के हिरणों में सबसे पुराना है। इसे धरती पर 150 से 350 लाख वर्ष पूर्व देखा गया। इसके जीवाश्म फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में पाए गए हैं। इसका वैज्ञानिक नाम मुंटियाकस मुंचाक है। आज इसकी जीवित प्रजाति दक्षिण एशिया के मूल निवासी हैं और ये भारत से लेकर श्रीलंका, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडो चाइना, पूर्वी हिमालय और म्यांमार में पाए जाते हैं। नर काकर हिरण का वजन मादा काकर हिरण से थोड़ा ज्यादा होता है। नर काकर हिरण का वजन 14 से 28 किलोग्राम होता है। इसका औसतन जीवन काल 18 से 25 वर्ष का होता है। इसके बाल छोटे और मुलायम होते हैं। बालों का रंग भूरा या स्लेटी होता है और कभी-कभी उनमें सफेदी भी झलकती है। खतरे का आभास होने पर यह जो ध्वनि निकालता है वह भौंकने के समान होता है। इसीलिए इसको अंग्रेजी में बार्किंग डियर भी कहते हैं। यह अपने आकार के विपरीत काफी उग्र हो सकते हैं। बार्किंग डियर का गर्भकाल 160 से 170 दिनों का होता है और ये एक बार में 1 या 2 बच्चे को जन्म देते हैं। ये घास, हरी पत्ती, फल फूल खाना पसंद करते हैं। बार्किंग डियर जो हैं इसे हिंदी में कोटरा भी कहा जाता है। ये संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। इनका रंग जो होता है गहरे भूरे रंग का होता है और इनका स्वभाव होता है कि ये काफ़ी हर्ड में भी रहते हैं, कभी अकेले भी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सुबह और शाम में कॉल बहुत अजीब तरह का आवाज़ निकालते हैं जो और हिरणों की प्रजाति से इन्हें भिन्न करता है। एक मुख्य बात होती है बार्किंग डियर में, एक नर जो होते हैं उनके अपर कैनाइन जो ऊपर वाले जो दांत होते हैं वो बाहर निकले हुए रहते हैं और मादा में ये नहीं पाया जाता है। बार्किंग डियर के जो सींग होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और बार्किंग डियर के सर पर एक भी शेप का आकार बना हुआ रहता है जो और हिरणों की प्रजाति से इसे बिल्कुल अलग करता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके रख रखाव में हम लोग इनको घास, पत्ते, अनाज इत्यादि देते हैं। ये फल भी खाते हैं। घास, पत्ते, अनाज प्रमुख रूप से इन्हें दिया जाता है। यहाँ मल्टीग्रेन्स भी मिक्सचर भी हम लोग बना करके देते हैं। गर्मियों में इनके लिए पानी की सुविधा भी की गई है ताकि ये गर्मी महसूस ना कर सकें। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे?
हाँ, चचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ मीठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे। बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है।
सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।